हेलो एवरीवन, डाइव टू लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, दैट इज़ टैक्स कंसिडरेशन इन द स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन एंड नाउ द डिसीजन इज़ लीज और बाय। तो देखा जाए इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट जो एक डिसीज़न लेती है, क्या किसी एसेट को बाज़ार से ख़रीदा जाए या फिर उसको ठेके के ऊपर या लीज़ के ऊपर लिया जाए। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर मैनेजमेंट जो डिसीज़न लेती है, आज हम वो करने जा रहे हैं कि टैक्स कैसे इस डिसीज़न के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के में से, सो इसलिए हम यही देखेंगे सिर्फ इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है मैनेजमेंट ने, लेकिन हमने ज़्यादा फोकस करना है कि टैक्स कैसे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब मैनेजमेंट ने ये लीज़ और बाय डिसीज़न लेना है रिगार्डिंग एनी एसेट। तो आज हम यही देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जितने भी डिसीज़न हैं उनमें से कोई ना कोई टॉपिक मिलता है हमको। एज़ वेल एज़ अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं या वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फॉर द फुल कोर्सेज़ ऑफ यूजीसी नेट आप इन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर हमारे फुल कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं लीज़ का मतलब क्लियर कर दूं जिनको नहीं क्लियर है। लीज़ बेसिकली अ एग्रीमेंट बिटवीन द लेसी एंड द लेसर। तो लेसी का मतलब होता है वो पर्सन जो लीज़ के ऊपर कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी ले रहा है ठेके के ऊपर, एंड लेसर इज़ द पर्सन हु बेसिकली गिवन दैट पर्टिकुलर आइटम और एसेट्स टू द लेसी। तो लेसर वो होता है जो अपनी कोई एसेट, अपनी ज़मीन किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है इन द कंसिडरेशन ऑफ रेंट, और बदले में कुछ किराया ले रहा है, उसको हम बोल देते हैं लेसर। तो लीज़ बेसिकली ये दोनों के बीच में होने वाला एक एग्रीमेंट है जिसमें एक पर्सन अपनी एसेट दूसरे पर्सन को केवल यूज़ करने के लिए दे रहा है, बट ऑनरशिप इज़ नॉट ट्रांसफ़र इन द केस ऑफ लीज़ एग्रीमेंट। मलकियत जो है, ऑनरशिप जो है वो लेसर के पास ही रहती है। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि एक कंपनी के अंदर अगर कंपनी ने कोई एसेट ख़रीदनी है तो क्या कंपनी उस एसेट्स को अपनी ख़रीदे या फिर उसको ठेके के ऊपर ले। क्योंकि कई बार एसेट्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं कोई एक इंडस्ट्री है, कंपनी है, जिसने एक मशीन ख़रीदनी है। उस मशीन की कॉस्ट है लगभग 5 करोड़ रुपए। तो अब 5 करोड़ की जो वो मशीन है, या तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो उसको अपनी ख़रीदे, या सेकंड ऑप्शन इन द हैंड्स ऑफ कंपनी की टेकन ऑन लीज़, की कंपनी उसको ठेके पर ले सकती है। अब ये जो दोनों डिसीज़न है, इनको लेने के लिए, या हम यूँ बोलें कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है मैनेजमेंट को बिफोर टेकिंग सच काइंड ऑफ डिसीजन। तो वही हम देखेंगे आज कि टैक्स कैसे इफ़ेक्ट करता है इन डिसीजंस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एसेट्स में बी परचेज्ड बाय द कंपनीज on loan basis, or taken on lease basis, or as well as purchased, but the important decision, this important decision or vital important decision should be taken by the management. तो management consider the number of factors at this time or for taken this decision. तो management बहुत सारे factors को ध्यान में रखती है ऐसे decision लेने के लिए, and tax is also a vital factor which must be considered by the management for taking lease or buy डिसीज़न। तो टैक्स भी उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैनेजमेंट कंसिडर करती है इस डिसीज़न को लेने के लिए, क्या एसेट को लीज़ के ऊपर लिया जाए या फिर अपनी ख़रीदा जाए। टैक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस केस। तो कौन कौन से फ़ायदे हैं हमको, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। टैक्स कंसिडरेशन इन द मैनेजरियल डिसीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस व्हेन द एसेट्स आर टेकन ऑन लीज़। जब एसेट लीज़ के ऊपर ली जा रही है तो क्या फ़ायदा हो रहा है टैक्स के अंदर। तो एक तो लीज़ रेंटल आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन, बिकॉज लीज़ रेंटल इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में अच्छी तरह से, कि जितने भी हम खर्चे करते हैं वो सारे के सारे डेबिट होते हैं इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एनी कंपनी एज वेल एज इन एनी अदर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप कंसर्न। तो जिससे हो क्या रहा है, हमारा नेट प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है। अगर नेट प्रॉफिट कम होगा, और अंडरस्टूड है, उससे टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी, बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स और टैक्स कैलकुलेट ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, सो दैट्स वाई प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के साथ टैक्स भी कम हो रहा है। तो इट मीन्स जो आप, अगर आप एसेट लीज़ के ऊपर ले रहे हैं, जितना भी आप लीज़ रेंटल पे कर रहे हैं टू द लेसर, वो लेसर के लिए बन जाएगा इनकम, बट फॉर द लेसी इट्स एक्सपेंडिचर एंड शोन इन द डेबिट साइड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय दैट लेसी। तो लेसी के द्वारा डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं की जाएगी, बिकॉज
लेसी जो है उस एसेट का मालिक नहीं है, डेप्रिसिएशन सिर्फ वही ले सकता है जो एसेट का मालिक है, तो वो सिर्फ लेसर क्लेम करेगा। लेसी कैन नॉट क्लेम दिस डेप्रिसिएशन। तो नुकसान उसका क्या हो रहा है अगर वो लीज़ के ऊपर ले रहा है कि वो डेप्रिसिएशन नहीं ले पाएगा। फ़ायदा क्या हो रहा है कि जितना भी लीज़ रेंटल 1 साल के अंदर जा रहा है वो सारे का सारा एज आ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको अलाउ होगा। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए आपको याद रख सकते हैं। शॉर्टकट आप लीज़ रेंटल कैन क्लेम, in the case of lease you can claim the lease rental, and lease rental is a revenue expenditure which shown in the profit and loss account on debit side, and when any item which shown in the debit side on the profit and loss account, such item will decrease the profitability. When the profitability of the company भी decrease, tax liability also भी decrease। तो प्रॉफिट कम होने से टैक्स भी कम हो गया, तो इससे आपको ये फ़ायदा मिल रहा है। बट ऑन द कंट्री इसका नुकसान भी है। लीज़ रेंटल और लेसी, इन द केस ऑफ लीज़ एग्रीमेंट लेसी कैन नॉट क्लेम्ड डेप्रिसिएशन। जो लेसी है वो डेप्रिसिएशन नहीं ले पाएगा। मतलब जिस पर्सन ने लीज़ के ऊपर एसेट ले रखी है वो पर्सन डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिस एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन ले रहे हैं उस एसेट की ऑनरशिप आपके पास होनी चाहिए। लेकिन लीज़ एग्रीमेंट के अंदर लेसी के पास एग्रीमेंट है सिर्फ, लेकिन ऑनरशिप नहीं है उस एसेट की। सो दैट्स वाई लेसी कैन नॉट क्लेम द डेप्रिसिएशन। दिस वन इज़ अ लिमिटेशन फॉर द लेसी। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन द एसेट्स आर परचेज्ड बाय द कंपनी। अगर कंपनी लीज़ पे नहीं ले रही, अपनी ख़रीद रही है, तो क्या फ़ायदा मिलेगा। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। तो अंडर सेक्शन 32 सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे, उसी सेक्शन के अंदर डेप्रिसिएशन कवर हो रही है, तो कंपनी डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगी। और डेप्रिसिएशन आपको मालूम ही होगा डेबिट साइड पे शो हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। सो दैट्स वाई प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। सो यहाँ पर एक तो डेप्रिसिएशन ले पाएगी, दूसरा एक और प्रोविज़न है इसके अंदर, एसेट कंपनी जो है वो ख़रीद रही है, मे बी पैसा सारा ही एडवांस देके, सारा ही कैश देके, और मे बी परचेज बाय टेकन लोन। नॉर्मली कंपनीज़ के अंदर आपने देखा ही होगा जितना भी एसेट्स ख़रीदा जाता है वो या तो टर्म लोन के थ्रू या फिर वैसे लोन लेके कंपनीज फिर खरीदती हैं। तो उसका बेनिफिट क्या है, एक तो डेप्रिसिएशन मिलेगी बिकॉज तो आप एसेट्स के मालिक बन चुके हो, एंड ऑन द कंट्री यू कैन ऑल्सो क्लेम द इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट भी क्लेम कर रहे हो। क्यों क्लेम कर रहे हो इंटरेस्ट? बिकॉज you have taken the loan for purchase the particular assets, and everyone know that when bank charge interest from you, that interest will the expenditure, or that interest claimed by that particular company as expenditure in the profit and loss account। क्योंकि जो आप एक्सपेंडिचर की फॉर्म में वो इंटरेस्ट दे रहे हो वो एक्चुअल में आपकी बिज़नेस की एसेट ख़रीदने के लिए ही आपको देना पड़ रहा है। सो दैट्स वाई जो इंटरेस्ट है वो आपको बिज़नेस एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, तो वो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे दिखा पाएंगे। सो हेयर that businessman can or company can take the benefit or advantage of depreciation as well as the interest which is paid on loan। अगर एसेट उसने लोन के ऊपर खरीदी है तो दो फ़ायदे ले रहा है वो, एक तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है एज एक्सपेंडिचर, एंड सेकंड उसको क्या मिल रहा है, डेप्रिसिएशन। लेकिन जो इंटरेस्ट है उसको आप एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्लेम कर पाओगे और एज अ कैपिटलाइज भी, बट रेवेन्यू कब कर पाओगे आप, बट वेयर द इंटरेस्ट इज़ पेड आफ्टर द एसेट इज़ फर्स्ट पुट इनटू यूज़। पहले आपने एसेट यूज़ किया है, फिर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट दी है, देन आप एज अ रेवेन्यू नेचर उसको क्लेम कर पाओगे। अगर उल्टा है, आपने एसेट बाद में यूज़ किया है, पहले इंटरेस्ट दिया है, देन आप उसको कैपिटलाइज करेंगे इंटरेस्ट को। तो इस तरह से बेनिफिट मिलेगा अगर एसेट जो है वो ख़रीदी हुई है बाय द कंपनी। तो एक तो डेप्रिसिएशन मिलेगी अंडर सेक्शन 32, एंड सेकंड वन जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी होगी, सेकंड वन है उसको बेनिफिट मिलेगा अगर एसेट ख़रीदी गई है लोन के ऊपर, इंटरेस्ट का उसको 100% बेनिफिट होगा। तो इसके की पॉइंट्स देख लीजिए। इफ़ एसेट परचेज देन सेसी कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन विच रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, एंड इफ एसेट्स आर परचेज बाय सेसी ऑन लोन देन द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड द डेप्रिसिएशन बोथ कैन बी क्लेम बाय सेसी। अगर लोन के ऊपर ली है तो जो इंटरेस्ट दे रहा है उस लोन के लिए वो भी मिलेगा एज अ डिडक्शन, एज वेल एज इंटरेस्ट एज वेल एज डेप्रिसिएशन ऑल्सो भी क्लेम बाय द सेसी एज अ एक्सपेंडिचर। सो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए किस तरह से आउटफ्लो निकलेगी वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर आपको समझ आ जाएगा किस तरह से हमने कंप्यूट करना है। अगर आप ये पे कर रहे हैं तो किस तरह से हम कंप्यूट करेंगे। देखिए, कंप्यूट द रीपेमेंट ऑफ लोन।
मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चलूँगा जिससे आपको जल्दी क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कंप्यूट द रीपेमेंट ऑफ लोन स्प्रेड ओवर द नंबर ऑफ ईयर। मान लेते हैं जो हमने लोन लिया हुआ है ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन लोन, और मान लेते हैं जो इंटरेस्ट है वो 20,000 है, तो टोटल हो गया 1,20,000 और 1 साल का केस है। 1 साल के अंदर हमने लोन ख़त्म करना है। हमारी 10,000 रुपया, क्योंकि 1,20,000 को अगर आप डिवाइड बाय 12 करोगे, 1 साल के अंदर 12 महीने हैं, देन यू विल गेट 10,000। तो 10,000 हमने पर मंथ किस्त देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है। तो इट मीन्स हमने ये मान लिया 1 लाख का लोन है, 20,000 उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो गया, टोटल हो गया 1,20,000। अब 1,20,000 जो है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाय 12 और 10,000 ईच मंथ पे करना होगा। सो कंप्यूट ईच आउटफ्लो, हमने हर एक आउटफ्लो को कंप्यूट करना है। अब आउटफ्लो कैसे निकलती है, इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट। इंटरेस्ट कितना कितना जा रहा है, 2,000 मान लेते हैं इंटरेस्ट जा रहा है हर महीने, और 8,000 आपकी रीपेमेंट जा रही है। सो कंप्यूट द डेप्रीसिएशन ऑन द एसेट स्प्रेड ऑफ नंबर ऑफ ईयर, और मान लेते हैं 10% डेप्रीसिएशन है, 1 लाख की एसेट के ऊपर 10% 10,000। तो अब इसके अंदर इंटरेस्ट हो गया 20,000, 10,000 होगी डेप्रीसिएशन। नाउ कंप्यूट टैक्स सेव्ड ऑन डिडक्शन क्लेम्ड। अब आपने टोटल कितना टैक्स बचा लिया। देखिए 20,000 आपको इंटरेस्ट एज एक्सपेंडिचर मिल रहा है, हमने पीछे देखा है, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हो वो सारे का सारा एज एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ रहा है। दूसरा डेप्रीसिएशन मिल रही है आपको, तो डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट अगर दोनों ही आपको बेनिफिट मिल रहे हैं तो इट मीन्स उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है। तो 30,000 का आपको फ़ायदा हो रहा है, 20,000 का इंटरेस्ट, 10,000 का डेप्रीसिएशन। सो इट मीन्स नाउ योर टोटल एडजस्टेड कैश आउटफ्लो वो कितनी होगी, जितना आपका टोटल बना था। टोटल कितना बना था, 10,000 का 20,000 का इंटरेस्ट है प्लस 1 लाख की पेमेंट, 1,20,000 और माइनस कितना हो गया, नंबर 5 पॉइंट पे 30,000 माइनस हो गया 20,000 इंटरेस्ट का प्लस 10,000 डेप्रीसिएशन का। तो टेक्निकली आपको कितना पैसा देना पड़ा, 90,000। इसका मतलब ये हुआ 1 लाख की एसेट थी, इंटरेस्ट ऐड करके 1,20,000 की बन गई, लेकिन उस 1,20,000 की एसेट के लिए आपको कितना देना पड़ा, सिर्फ 90,000। 30,000 का बैठे बैठे फ़ायदा हो गया। किस चीज़ का फ़ायदा हो गया, टैक्स का फ़ायदा हो गया कंपनी को। तो अब आप सोच के देखिए, मैं सिर्फ 1 लाख की एसेट लेके चल रहा था, अगर एसेट की कीमत 5 करोड़ हो तो कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपनी को, आप सोच के देख सकते हैं। तो फ़ायदा यही हो रहा है कि जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो भी हमको एज अ टैक्स इंसेंटिव मिल गया, एज़ वेल एज़ जो डेप्रिसिएशन मिली वो भी हमको एज अ टैक्स इंसेंटिव मिल गया। सो इट मीन्स ये फ़ायदा हुआ यहाँ पर 30,000 का मेरी एग्जांपल के हिसाब से। सो दैट्स वाई जो हमारे पास टोटल कंप्यूटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आएगी वो सिर्फ 90,000 ही आएगी, जबकि टेक्निकली 1,20,000 था। तो 30,000 का हमको बेनिफिट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो एसेट है वो खुद की खरीदी है, बाय लोन खरीदी है। तो दिस वन इज़ टैक्स एडवांटेज फॉर द कंपनी। एंड वेयर द एसेट परचेज्ड ऑन लोन, अगर आप एसेट परचेज़ कर रहे हैं लोन के ऊपर तो इसको डायग्रामेटिकली देखिए, इंटरेस्ट जो पे किया है प्लस डेप्रीसिएशन 1 साल के अंदर जितनी गई है, दोनों का आपको फ़ायदा मिलेगा। लास्ट वन है वेयर द एसेट इज़ लीज्ड। अगर आपने एसेट लीज़ के ऊपर ली है तो उसमें हम कैसे कंप्यूट करेंगे। देखिए जब एसेट लीज़ के ऊपर ली जाती है तो सबसे पहले एक प्रोसेसिंग फ़ी दी जाती है फॉर द प्रोसेसिंग एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट होता है उस टाइम के ऊपर एक फ़ीस दी जाती है जिसको बोल देते हैं प्रोसेसिंग फ़ी इन द 0 ईयर। 0 ईयर का मतलब होता है जिस साल से लीज स्टार्ट की जाती है उस साल को हम 0 ईयर बोल देते हैं, उस साल को कंसिडर नहीं करते। तो उस साल के अंदर जो आपने फ़ीस दी है उसको हम एनुअल रेंटल नहीं बोलते, लीज़ रेंटल नहीं बोलते, उसको प्रोसेसिंग फ़ीस का नाम दिया जाता है। देन कंप्यूट द लीज़ रेंटल स्प्रेड ओवर द नंबर ऑफ ईयर। मान लेते हैं 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है तो उसको 10 साल के अंदर हमने 1 साल की लीज़ हमने डिवाइड करके निकाल लेनी। देन कंप्यूट द कैश आउटफ्लो। अब आउटफ्लो कैसे निकलेगी, प्रोसेसिंग फ़ी प्लस लीज़ रेंटल, जितनी प्रोसेसिंग फ़ी है, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ी भी हमने दी है, लीज़ रेंटल भी हमने दिया है, और कैश आउटफ्लो का मतलब होता है जितना टोटल पेमेंट लेसी को देना पड़ा टू द लेसर। देन कंप्यूट द टैक्स सेव ऑन डिडक्शन क्लेम। टैक्स कितना सेव कर पाएगा वो, जितना उसने प्रोसेसिंग फ़ी दिया प्लस जितना उसका हर साल के अंदर लीज़ रेंटल जा रहा है उसको प्लस कर देना है, वो उसको क्या मिलेगा एज अ टैक्स बेनिफिट। तो ये दोनों अमाउंट आपको एडजस्टेड आउटफ्लो निकालते टाइम माइनस कर लेनी है, प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस लीज़ रेंटल, ये आपका डिडक्ट हो जाएगा जितना टोटल आपने पैसा दिया है। तो मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा मतलब है कि जितना 1 साल के अंदर आपको लीज़ देना पड़ा टू द लेसर प्लस जितनी आपको 0 ईयर के अंदर प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ी वो दोनों का ऐड करके आपकी जो नेट प्रॉफिट है उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। लेफ़्ट अमाउंट जो बचेगा, ऑन द लेफ़्ट अमाउंट यू कैन कंप्यूट द टैक्स।
तो जो बचेगा वो आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगा आउटफ्लो। तो इस तरह से हमको लीज़ रेंटल के अंदर फ़ायदा मिल रहा है, एक तो जो लीज़ रेंट जा रही है, दूसरा जो हम प्रोसेसिंग फ़ी दे रहे हैं। तो ये था गाइस हमारे पास लीज़ एंड बाय डिसीजन विच टैक्स कंसिडरेशन विच इफ़ेक्ट ऑन दीज डिसीजन। तो मैनेजमेंट जब भी ये डिसीज़न लेगी तो उस टाइम के ऊपर ये ज़रूर देखेगी कि उसको टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट हो रहा है। अभी आपने देख ही लिया कि कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होता है, तो इसलिए इन दोनों डिसीज़न को लेते टाइम टैक्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू।